हेलो एवरीवन, मणिकांत सर के एकलव्य प्रोग्राम में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इस सीरीज़ में हम वीडियोस लेके आ चुके हैं। पॉलिटी की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आज मैं हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम के बारे में बात करेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस 1757 से लेके 1935 तक। तो अब देखिए, ये जो थीम है एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पुअरली अंडरस्टूड थीम एज वेल, क्योंकि यूजुअली जो तरीका होता है बच्चों का इसका अप्रोच करने का, हम लोग एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस उठाकर वन आफ्टर द अदर उनके प्रोविजंस पे फोकस करते हैं। और क्योंकि यूपीएससी के लिए एक बहुत पॉपुलर एरिया है, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू गेट अ क्वेश्चन। और उसके अलावा हमने देखा है कि चार्टर एक्ट्स पर भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंट रहे हैं। 2023 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा था। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है जो श्योर शॉट आता ही आता है, एंड दे आर नॉट रॉन्ग। पर हमारा इस एरिया को देखने का नज़रिया इसीलिए गलत है क्योंकि एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस लीगल एक्ट्स के प्लस लीगल एक्ट्स वाले एरिया में यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत इम्प्लाइड और कंसेप्चुअल है, पर हम बस फोकस करते हैं फैक्ट्स पे और प्रोविजंस पे जो कि हमें याद नहीं हो सकते। यूपीएससी आपकी तैयारी के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही ये क्वेश्चंस पूछता है, और आज हम देखेंगे कि ये एरिया आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने लिए। तो अगर हम लोग इस टॉपिक पर जाएं, हम लोगों को पहली चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि व्हेन वी look at the time period from 1757 to 1935, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम यहाँ पे एक एंटिटी के टाइम पीरियड को नहीं देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1757 to 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी की, और सिमिलरली 1858 टू 1947 ब्रिटिश क्राउन की। अगर हम इसका मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो आई थी वो एक कमर्शियल ट्रेडिंग कंपनी थी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका जो पॉलिटिकल मोटिव था, एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव था, वो बहुत ही डिफरेंट था। और 1858 के बाद इंडिया पे डायरेक्ट क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल था। तो अगर हम लोग इसको स्ट्रेटेजिकली समझें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तो उसका बस एक ही मोटिव था, वो था मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट ऑन ट्रेड, और इंडिया के लग्जरी गुड्स को कम दामों पे प्रोक्योर करना और महंगे दामों पे यूरोप में बेचना, जहां वो बहुत डिमांड में थी। और क्योंकि उसको ब्रिटेन ने एक स्पेसिफिक चार्टर के थ्रू ईस्टर्न ट्रेड का राइट दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही गोल था, उसका इकोनॉमिक मोटिव। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बदलती गई। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद स्पेसिफिकली जब कंपनी के हाथ में इंडिया के इकोनॉमिक राइट्स यानी दीवानी आई, उसके बाद कंपनी को इंडिया में अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए उसने कोशिश की कि इंडियन रेवेन्यू से वो अपने ट्रेड्स के प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए, यानी ब्रिटेन से बुलियन लाने के बजाय इंडियन रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करे और उसी को यूज करे अपना ट्रेड फाइनेंस करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम अगर पहले पार्ट में बात करें तो आप लोग जितने भी प्रोविजंस के बारे में जानते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, यानी सारे चार्टर्स एक्ट, उनका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। तो जब कंपनी इंडिया आई, तब जब एडमिनिस्ट्रेशन करना उसने शुरू किया, खासकर 1765 के बाद जब कंपनी ने दीवानी अज्यूम किया और रॉबर्ट क्लाइव के अंदर एक ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम सेट हुआ, तब
कंपनी के ऊपर कोई सुपरविजन नहीं था, तो उसने अपने पावर का अब्यूज करते हुए इंडिया में बहुत पैसा कमाया, इतना कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला एक एक ऑफिसर वहां पे नबोब के नाम से जाने लगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा आ गया था कि इंग्लैंड में भी जो एरिस्टोक्रेसी थी उनको देख के जलती थी। ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अरे एक तरफ आपके ऑफिसर्स इतना पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ 1771 में ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल फेमाइन के बाद 1770 के बंगाल फेमाइन के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक लोन का पिटीशन फाइल किया। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट का दिमाग खटका कि एक तरफ आप बोल रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आपके रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे जनरल्स के पास इतनी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा हो गई है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लासेस की भी संख्या बढ़ रही थी, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस भी इसी टाइम पे आ चुकी है, और वो बोल रहे हैं वो इस तरह की जॉइंट स्टॉक कंपनी और चार्टर ट्रेड के सख्त खिलाफ है। तो अब बात आने लगी कंपनी के प्रिविलेज पर। इसी चीज को इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सुपरविजन बिठाने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ब्रिटेन का कुछ कार्यवाही करने के लिए ही सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट। हम लोग इनके प्रोविजंस भी अभी देखेंगे, पर अभी हम लोग अपना स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ कमियां रह गई, उसको ठीक करने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1784 में, और फिर इसी तरीके से, क्योंकि हमें तो पता है कि कंपनी को एक चार्टर के अंडर राइट मिला था, मोनोपोली मिली थी ईस्टर्न ट्रेड की इंडिया और चाइना के साथ, तो इसीलिए उसके बाद जब भी हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा इस चीज को, रादर 1793 से लेके 1853 तक आपके दिमाग में कभी आया कि ये चार्टर एक्ट जो हम बात कर रहे हैं ये यूनिफॉर्मली 20-20 साल के इंटरवल पे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 20-20 साल के लिए, 20 इयर्स एट अ टाइम के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर रिन्यू करता था। तो पहले पार्ट में आप, अभी हम देखेंगे कि अगर आप ये मुद्दा समझ रहे, कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, तो हम लोगों को बस यही ऑब्जर्व करना है कि इन सब एक्ट्स का मेन मोटिव क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आए, और फिर इनके प्रोविजंस का एवोल्यूशन देखना है हमें कि देखो बेसिकली इस समय कंपनी, इन सभी एक्ट्स का मेन मोटिव यही था कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का सुपरविजन आए और एक तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आए। तो आप देखेंगे हम लोग यहां पर सेंट्रलाइजेशन और ग्रेटर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन के फेवर में जा रहे हैं जब हम लोग इनको स्टडी करेंगे। सिमिलरली अगर हम अपने स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट देखें तो अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स थे अभी तक, वो लोग अंधेरे में रूल कर रहे थे, और 1857 में क्योंकि इंडिया में इतने बड़े स्केल पर लोगों का डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिला कि उन्हें लगा अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा और बारीकी से देखना पड़ेगा। तो 1858 के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कैसे ये जो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की तरफ हम बढ़े थे, आप देखेंगे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से ये सिलसिला शुरू होता है। फिर देखेंगे आप कि अब इंडिया में नेशनलिज्म का भाव उत्पन्न हो चुका है, राष्ट्रवाद जाग चुका है। तो जब राष्ट्रवाद जाग चुका है तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को बाहर नहीं रख सकती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कैसे थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन का एलिमेंट आ रहा है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से लेते हुए, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और सिमिलरली ऐसे ही जब हम बात करें
गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, मिंटो रिफॉर्म्स 1909 जिनका नाम हमने सुना है, GOI एक्ट ऑफ 1919 और फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो अगर अब आपको ये हम लोगों को इस स्टेज पे याद नहीं करना है, ये बस एक झलक है कि इसी स्ट्रक्चर में आपके इस पूरे टॉपिक का सार है। जितना भी हमें समझना, जितने आपके PYQs का दायरा है वो इन्हीं टॉपिक से है, और किस तरीके से, किस तरह से आप वो PYQ सॉल्व करने के करीब आ सकते हैं वो अब हम अब देखेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें आपके सबसे पहले तो ये जो PDF है ये आपको आपके कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस बात की चिंता ना करें, आप अभी बस समझने पे ध्यान दें। तो अगर हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं तो मेन चीज, जैसे हमने बात की, अगर हमें समझ में आ रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या है, हमने अभी बात की कि ये बेसिकली ब्रिटिशर्स पे या ईस्ट इंडिया कंपनी पे स्क्रूटिनी बढ़ाने के लिए लाया गया था। तो इसीलिए इसके सारे प्रोविजन भी ऐसे कि इस एक्ट में सबसे पहले गवर्नर जनरल, इससे पहले आपके अलग अलग आपने देखा था प्रेसिडेंसी टाउन्स में बॉम्बे है, मद्रास है और कैलकाटा है। तो यहाँ पर अपने अलग अलग इन सब अलग अलग प्रेसिडेंसीज में अलग अलग गवर्नर होते थे, और गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले ब्रिटेन का कंट्रोल आया, तो गवर्नर ऑफ बंगाल ही वर्चुअली सबसे पहले, ये बंगाल की गवर्नमेंट ही उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी। तो सबसे इससे पहले जब बॉम्बे और मद्रास के ऑफिसर थोड़े अलग अलग हो गए और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आने लगा, तो उसमें सबसे पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहला लेजिस्लेशन है जो कि क्राउन ला रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उसमें उसने सबसे पहले एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की नींव रखने की कोशिश की। तो पहला कदम यही उठाया कि बंगाल को थोड़ा पावरफुल करते हैं। गवर्नर जनरल, पहले इससे होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव वॉज जस्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ट्रांजिशन हुआ रेगुलेटिंग एक्ट से। इसका मतलब पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स, और उसके बाद गवर्नर जनरल आया तो उसके साथ एक काउंसिल भी उसका आया, जिसके अंदर गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल 4 मेंबर्स। तो इसका मतलब इंक्लूडिंग द गवर्नर जनरल, गवर्नर के अलावा 3 और लोगों को मिला के गवर्नर जनरल का काउंसिल विद 4 मेंबर्स बनाया गया, जिसमें गवर्नर के पास बस कास्टिंग वोट होगा। कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि अगर हम लोग वोट, अगर समझ लीजिए 3 लोग हैं और वो वोट कर रहे हैं, और या तो कंसेंसस होगा कि 2-1 का मेजोरिटी हो जाएगा, या तो ऐसा होगा कि तीनों का वोट अलग अलग होगा, किसी भी मुद्दे पे तीनों डिसएग्री कर रहे होंगे। तो जब टाई है, बस उसी बेसिस पे गवर्नर जनरल वोट कर सकता है। ये होता है कास्टिंग वोट का मतलब। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो पहले गवर्नर जनरल, उसके बाद बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के नीचे रखा गया था, सबऑर्डिनेट कर दिया गया था, खासकर इन मैटर्स ऑफ वॉर, पीस और रेवेन्यू। मेन चीज ये है कि उस समय जो आपका कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करके, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, तो जो उसके स्टॉक होल्डर्स थे वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे। तो इस एक्ट के हिसाब से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलर इंटरवल पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपने एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट देना होगा, अपने फंक्शनिंग का, वॉर, मिलिट्री कैंपेन्स, इनकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम देनी होगी। तो हम लोगों को इससे समझ में आ गया। देखिए, तो सबसे पहले ये जो पढ़ने का तरीका है, हम लोग ने इसीलिए इसको ऐसे इस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि आप पहले आप एक्ट देखिए, उसके पीछे का मेजर ट्रेंड नोटिस कीजिए, मेजर उसका क्रक्स नोटिस कीजिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में क्या चेंजेस आ रहे हैं,
लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो अब आपको इस एक्ट का मेन नेचर पता चल गया कि क्या चेंजेस, एग्जीक्यूटिव में गवर्नर जनरल की पोजीशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, और लेजिस्लेटिव में हम लोग देख ही रहे कि गवर्नर जनरल ही उस समय, देखिए आप ब्रिटिश का जब भी एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे आप पढ़ेंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो चीज है ये बहुत एक होता है ना, बहुत कच्चा हुआ मतलब बहुत ही कच्चे स्थिति से जाकर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इसको रिफाइन किया है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का मतलब लेजिस्लेचर हमने देखा जो लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करता है, इस स्टेज पे ये बिल्कुल एक है, मतलब इन लोगों की पावर्स अभी फ्यूज्ड है। तो जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, तो अभी उनकी कोई अलग एंटिटी नहीं है। तो इधर आप देखेंगे गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर, बेसिकली वो रूल्स बना रहे हैं, वही लोग रूल्स इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। और इसी के साथ अब आपको जब ये मेन चीजें याद हो गई, ठीक है, कि इसका मेन सार क्या था, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को बस अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लाया गया था, उसका क्राउन के प्रति रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए, ताकि जो ब्रिटेन के भी लोग हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई का फायदा उठा सके, ब्रिटिश क्राउन को उसका फायदा मिले, ब्रिटिश एलिट्स को उसका फायदा मिले। तो इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट में उसकी पावर को लिमिट किया गया। ये सिलसिला रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ और अभी आप जाके देखेंगे कि 1853 के चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक कैसे क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को लगातार कंट्रोल ही करता रहा। मेजर प्रोविजंस में सार यही है कि जो गवर्नर जनरल की पोजीशन में चेंज हो रहा है, बाकी उनको सबऑर्डिनेट कर रहा है। लेजिस्लेटिव पावर्स में भी यही है कि गवर्नर जनरल विल सेट द रूल, नो सेपरेट लेजिस्लेचर, हम लोग नोटिस ही कर चुके हैं। अब जब आप मेन मुद्दा समझ गए कि उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा इस एक्ट से बनाया गया था। प्राइवेट ट्रेड को प्रोहिबिट किया गया था इस एक्ट में, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड में करप्शन बहुत ज्यादा होता है। कंपनी को चार्टर मिला था, कंपनी के ऑफिसर्स को कोई चार्टर नहीं दिया था ब्रिटेन ने कि वो अपनी मर्जी से ट्रेड करे, लेकिन क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था तो जो कंपनी के इंडिविजुअल ऑफिसर्स होते थे वो भी बहुत भारी मात्रा में बिक्री खरीद करते थे और वो कोशिश करते थे कि उस ट्रेड से, व्यापार से जो भी पैसा आ रहा है वो अपने पास या अपने कंट्रोल में रख लें। सो दिस इज वॉट वी हैव टू नोटिस हियर कि यहाँ पर हम लोगों को मेन चीजें पता चल गई। सुप्रीम कोर्ट, एक और चीज मैं बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो फेडरल कोर्ट बनाया था जब 1935 के एक्ट ने जो फेडरल कोर्ट बनाया था वो भले ही आप रिप्रेजेंटेटिव माने आज के सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो बना था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर बना था, ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए, यूरोपियंस के लिए और सिर्फ कैलकाटा के रेसिडेंट्स के लिए। तो ये भी आपके रेगुलेटिंग एक्ट से एक प्रोविजन लाया गया था हम पर। इससे पहले हमें इस एक्ट का सार पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें तो अब रेगुलेटिंग एक्ट के साथ भी यही समस्या थी। अगर हम लोग इसमें यहाँ पे नोटिस करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के साथ भी कुछ यही समस्याएं थी कि भले ही बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्लियरली मद्रास और बॉम्बे के ऊपर रख दिया गया था, लेकिन अभी भी ना थोड़ी एम्बिग्विटी बची थी। गवर्नर जनरल को उतना पावरफुल नहीं बनाया था, मतलब थोड़ा एम्बिग्विटी में, मतलब उतना क्लैरिटी नहीं था लॉज और प्रोविजंस में। तो जिसका फायदा उठा के क्या होता था कि जो अलग अलग, जैसे बॉम्बे ऑफिसर्स ने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के समय कैलकाटा ऑफिसर्स के खिलाफ जाकर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऑफिसर के खिलाफ जाकर रघुनाथ राव से आपका ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लिया था। तो इस वजह से आपने देखा कि कंपनी को एक बहुत लंबी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर फाइट करनी पड़ी। जब ये सारी प्रॉब्लम्स देखी ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनको लगा नहीं, गवर्नर जनरल को थोड़ी और पावर देनी पड़ेगी, मतलब बंगाल को क्लियरली सुपीरियर बनाना पड़ेगा बाकी प्रोविंसेस से, बाकी प्रेसिडेंसीज से। तो फाइनली पिट्स इंडिया एक्ट ने कुछ ऐसी दिक्कतों को ठीक किया जो
आपके रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं थी। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो डबल गवर्नमेंट का प्रोविजन आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, भले ही क्राउन ने बोल दिया था कि आप हमें अपना रिपोर्ट देंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे, लेकिन वो लोग उतने इक्विप्ड नहीं थे, मतलब उन लोग को इतनी आदत नहीं थी ये इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स थे, वो ट्रेडर्स थे, वो लोग गवर्नेंस नहीं जानते थे। तो इसी चीज को और दुरुस्त करने के लिए, ताकि क्राउन का, आप देखिए कैसे क्राउन का कंट्रोल बढ़ रहा है, तो क्राउन का कंट्रोल और बढ़ाने के लिए एक बॉडी सेटअप की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर आपके 6 मेंबर्स होते जो कि प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। उसके अंदर आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते, और इनका काम ही था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये ब्रिटिश क्राउन का सीधा रिप्रेजेंटेटिव है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका रिप्रेजेंटेटिव है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनके खुद का प्राइवेट इंटरेस्ट का। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और उसके नीचे रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इसका मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्शन मानना पड़ेगा। देख रहे हैं कैसे ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल और ज्यादा पुख्ता होता जा रहा है, कैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर हर जगह पे कम करते जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो यही जो चीज थी कि क्योंकि गवर्नर जनरल को थोड़ा कमजोर बनाया गया था, तो अब क्या है कि उसको एक दिक्कत तो आती थी कि बाकी प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे उनकी बात ना सुने, बाकी प्रोविंसेस के ऑफिसर्स उनकी बात ना सुने। दूसरी दिक्कत आती थी कि उनका जो काउंसिल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के रिस्पेक्ट में, ज्यादातर कि जो उसका काउंसिल सेट किया गया था उसमें एक गड़बड़ थी कि जैसे 3 लोग जब थे, टोटल 4 मेंबर काउंसिल में 3 होते थे गवर्नर जनरल के अलावा, तो गवर्नर जनरल के खिलाफ मेजॉरिटी फॉर्म करना बहुत आसान होता था। इस वजह से गवर्नर जनरल कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता था, क्योंकि गवर्नर जनरल है, एक वो भी है उसका कास्टिंग वोट। पर अब 2 लोग भी अगर मिलकर गवर्नर जनरल के खिलाफ हो गए तो गवर्नर जनरल का डिसीजन ठप, और यही हो रहा था इससे पहले। तो इसको ठीक करने के लिए कंपनी ने पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल के काउंसिल का साइज रिड्यूस करके कर दिया 3। तो इसका मतलब है गवर्नर जनरल के अलावा बचे 2 लोग। अब गवर्नर जनरल के पास एक सब्सटैंशियल पावर है कि अब उसका वोट, अब जैसे 2 लोगों में से ज्यादातर 2 लोग अलग अलग ही ओपिनियन देंगे, तो अब गवर्नर जनरल का वोट काउंट करेगा। हालांकि अभी अगर हम देखें, हम लोग इसीलिए ये थोड़ी बारीकी से बारीक लग सकती है बात, लेकिन इसको ध्यान से समझिए कि कास्टिंग वोट की अगर हम बात करें तो वो हटाया नहीं गया था। कास्टिंग वोट ही अभी भी वो कर रहा है कि पहले 3 मेंबर, जो पहले 2 मेंबर है वो अपना वोट देंगे, और अगर उनके वोट से कोई कंसेंसस नहीं आया तो गवर्नर जनरल देगा। लेकिन पहले कंसेंसस बनाना, आप ही देखना, बस 2 लोग चाहिए थे कंसेंसस बनाने के लिए। अब क्या है कि अगर एक भी है तो गवर्नर जनरल तो ज्यादातर टाइम पे उसको आना ही पड़ेगा 2 लोगों के बीच का ये सॉल्व करने के लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर कास्टिंग वोट नहीं हटाया गया, लेकिन गवर्नर जनरल, हम लोग अगर देखें तो गवर्नर जनरल को पावरफुल बनाने के लिए काउंसिल का साइज रिड्यूस कर दिया गया, और क्लियरली ये प्रोविजन डाल दिया गया कि बॉम्बे और मद्रास इज क्लियरली सबऑर्डिनेटेड टू the council and the governor general of Bengal, which means they will not be able to take any decision going against the will of the governor general sitting in Bengal. इसके बाद से ambiguity और कम कर दी गई। तो हम लोगों ने यही देखा कि, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक आप देख रहे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट, हर सब्सिक्वेंट एक्ट का यही मतलब है कि वो ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश क्राउन का होल्ड बढ़ाए ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया, जैसे इससे पहले ये बात इम्प्लाइड थी, इम्प्लाइड माने मानी थी, लोगों ने अज्यूम करके रखा था कि हाँ ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे उसको चार्टर मिला। लेकिन इस एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन का शब्द, ये शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है ब्रिटिश अब कोई भी बात एम्बिगुअस नहीं, मतलब कोई भी बात इमेजिनेशन पे नहीं छोड़ना चाहती, क्लियरली अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहती है। ठीक है, सिमिलरली अब अगर हम बात करें तो हम आते हैं अपने दूसरे एस्पेक्ट पे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब आप देखिए 1793 से
ऑलमोस्ट 1853 तक आप लगातार देखेंगे कैसे ब्रिटिश क्राउन की पावर बढ़ती जा रही है और हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि मेन चीज क्या हो रही है। अभी 1813 तक आते आते ब्रिटेन में भी एक बहुत मेजर बदलाव आ रहा है। 19वीं सेंचुरी तक आते आते, इससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक मर्केंटाइल एरा की निशानी यानी लेगेसी थी। इसका मतलब है कि उस समय क्राउन आपके ट्रेडिंग क्लासेस के साथ एक ये समझौता जैसा था जहां पे क्राउन ट्रेडिंग क्लासेस को प्रेफर करा और मेन जो क्राउन का मोटिव है कि देखो वो ट्रेड में कंट्रोल करेगा ट्रेड को ताकि ज्यादा बुलियन वेल्थ आए इंग्लैंड की तरफ और इसमें उसका क्लोज इंटरवेंशन होगा। यहाँ पे स्टेट कंट्रोल कर रहा है कि किसको, इसीलिए वो ट्रेडिंग मोनोपोलीज दे रहा है ताकि ये लोग जाके कंपनीज जाके बाहर ट्रेड करें। लेकिन अभी जैसे हमने बात की थी पिछली बारी 18-19 सेंचुरी तक इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में सोच का बदलाव आ गया। अब आ गया द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेडिज्म, जिसके लेसेस फेयर इकोनॉमी, जिसके फादर थे एडम स्मिथ। उन्होंने क्या बोला कि देखिए मार्केट को फ्री छोड़ दीजिए, स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए ट्रेड में। इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, तो जो मिडिल क्लासेस हैं वो भी चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले स्टेट का फायदा क्यों उठाए, उनको भी इस ट्रेड का एक्सेस चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया और इंडिया के मार्केट्स का एक्सेस चाहिए। तो 1813 तक आते आते ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जो पहले एरिस्टोक्रेट्स थे मेजोरिटी में, धीरे धीरे वो मेजॉरिटी शिफ्ट होके फेवर में आने लगती है मिडिल क्लासेस के। अब ये आवाजें बहुत बुलंद होने लगती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर की अबॉलिशन की बात करने लगी। तो अब उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए 1813 के चार्टर में, जो कि स्ट्रिक्टली इंस्पायर्ड है आपके इसी फ्री ट्रेडिज्म के सेंटिमेंट से, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश होते। ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश होने का मतलब है कि अब बाकी प्राइवेट ट्रेडर्स भी इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। पर यहां पे फिर आपको याद रखना है कि ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश होती है, लेकिन जो चाइना के साथ मोनोपोली है वो अबॉलिश नहीं होती और टी ट्रेड की मोनोपोली भी अबॉलिश नहीं होती। इन दोनों को छोड़ के इसका मतलब ये है कि प्राइवेट ट्रेडर्स अब आके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा जो अलग बात है कि ये एक्ट अलाउ करता है क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रेजेंस को, और पहली बार आपके एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए एनुअली एलोकेट करता है। तो मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज और उनकी एक्टिविटीज इन इंडिया, जो हम लोग कहते हैं ब्रिटेन का जो सिविलाइजिंग मिशन था दैट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म नेटिव इंडियंस हु वर नॉट अवेयर ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, हु वांटेड टू एजुकेट देम इन द वेस्टर्न पैराडाइम, ये गतिविधि ही आपकी 1813 के बाद शुरू होती है। इसीलिए अभी आप बात करेंगे तो जैसे जैसे आप 1813 के बाद देखेंगे तो धीरे धीरे एजुकेशन पे, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, ये सब जो आप पढ़ते हैं, उसका जो मेन शिफ्ट है 1813 में, ये कमर्शियल कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में जो इकोनॉमिक मोटिव इवॉल्व हो रहा है कॉलोनियलिज्म का, उसकी वजह से जो बदलाव आ रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी में, कल्चर में, आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, सीधा उससे लिंक है। जैसा कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग इस टॉपिक को अभी अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन आइडियली अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके से, मतलब एकदम ऐसे इंटरलिंक करना चाहिए अपनी पढ़ाई को ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स बोझिल ना लगे, आराम से याद हो जाए। अब यहीं पे हम लोगों ने इसी जगह पर, यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार देखा, पर एक और चीज जो कि हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ब्रिटिश पोजेशंस वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोगों ने पहली बार देखा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक ही चीज नोटिस करेंगे कि सॉवरेनिटी एक्सप्लिसिटली असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब इस चीज का एक्सप्लिसिटली बोलना कि पहले ब्रिटिश पोजेशंस बोलना, और एक्सप्लिसिटली बेसिकली
प्रोक्लेम कर दिया कि ये सारे पोजेशंस ब्रिटिश क्राउन के और सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सिमिलरली अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसी से बस ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे हम आ जाते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से क्या हुआ कि अब ऑलमोस्ट ये माहौल पूरा ही शिफ्ट कर गया है इन द फेवर ऑफ बेसिकली इन द फेवर ऑफ द मिडिल क्लासेस और द फ्री ट्रेडर्स। 1832 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आपका रिफॉर्म एक्ट के थ्रू फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बड़ी भारी संख्या में अब मिडिल क्लासेस की मेजोरिटी होने लगी है और वो सब एक ही चीज मांग रहे हैं कि अब फ्री ट्रेडिज्म, अब ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सेस चाहिए दुनिया भर के कॉलोनियल मार्केट्स में, उसमें से इंडिया भी आता है, उसमें से चाइना भी आता है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज इस एक्ट में जो ट्रेड मोनोपोली है वो पूरी तरह से अबॉलिश हो जाती है, यानी इंडिया के भी टी ट्रेड पे, चाइना ट्रेड पे भी अब ट्रेड मोनोपोली नहीं है, प्राइवेट ट्रेडर्स जाके फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग बोले टेक्निकली ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कमर्शियल एंटिटी रह नहीं जाती क्योंकि उसके पास कोई प्रिविलेज तो बचा नहीं, अब वो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी है इंडिया में। सर क्या मतलब है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अभी तक बना था, आपके गवर्नर जनरल, उनके काउंसिल्स, वो सब बरकरार है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पेट्रनेज मतलब कंपनी ही अपॉइंट करता है ऑफिशियल्स को और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली अपॉइंट करता है। तो इसकी वजह से अब आपका एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेंट्रलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी गई है। तो सबसे बड़ी चीज जो कि आपसे पूछा भी था 2023 में यूपीएससी ने पीवाई मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैटेगरी क्रिएट की है 1833 चार्टर एक्ट ने, इसलिए विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मतलब आप ऐसे इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे तो आपको वैसे ही दिमाग में रहेगा। सिमिलरली अब क्या है कि जो लेजिस्लेटिव पावर, पहले ऐसा था कि अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग काउंसिल्स जो सेटअप हुई थी वो अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी। हाँ लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल का रूल उन सबको सुपरसीड करेगा ये माना जाता था। लेकिन अब क्या है कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन के गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को परमानेंटली ही दे दी गई। तो इस तरीके से हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन। और बहुत बारीकी से याद रखने वाली चीज ये है कि गवर्नर जनरल जो काउंसिल था आपका गवर्नर जनरल का, उसमें गवर्नर जनरल के अलावा जो 3 लोगों का काउंसिल था बेसिकली उसको बढ़ा के अब उस पर एक चौथा मेंबर यानी लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया। लॉ मेंबर का क्या मतलब है? आपको याद होगा थॉमस मकॉलेज फेमस मिनट, ही केम इन एज द 4th मेंबर ऑफ द काउंसिल एज अ न्यू लॉ मेंबर, और उन्होंने ही आपका बेसिकली जो कोडिफिकेशन हुआ है ना इंडिया का, जो इंडिया का इंडियन पीनल कोड का कोडिफिकेशन, वो शुरू हुआ है थॉमस मकॉले के अंडर। तो ये इस मायने में 1833 का एक्ट फिर भी बहुत ज्यादा मेजर था। एक और चीज बस हमें यहां पे ऑब्जर्व करनी है कि स्लेवरी, देखिए अगर हम लोग बात करें इसकी, तो स्लेवरी एज अ प्रोविजन directed the government to ameliorate the abolish slavery, abolish हुई थी 1853 पर, इसमें स्लेवरी की कंडीशन का जिक्र इस एक्ट में किया गया। लेकिन ये सारे प्रोविजंस पे आप तब आएंगे जब आप इन सारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव चेंजेस का जो एक मेन ढांचा आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आप ये सारे एक्ट जो हम डिस्कस करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तब आप उनके पहले राउंड में आप मेजर क्रक्स, मोटिव, कॉन्टेक्स्ट और उनके मेजर प्रोविजंस पे आए, और जब दूसरे राउंड में रिवाइज कर रहे हैं तो ऑल्सो नोटिस दीज फ्यू थिंग्स। ठीक है। सिमिलरली चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने भी इसको एक्सटेंड ही किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई बहुत मेजर एग्जीक्यूटिव चेंजेस है नहीं। इस एक्ट से पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये देखो, उस समय एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में कोई डिफरेंस तो था नहीं, यही गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल था। तो अब उन्होंने सोचा कि देखिए
जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी होगी उसमें तो वैसे भी गवर्नर जनरल का काउंसिल उसमें इंक्लूडेड है ही, उनके अलावा हम कुछ और लोगों को ले आते हैं जो कि बस लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करेंगे लाइक अ मिनी पार्लियामेंट। तो बेसिकली आप इसको ऐसे, आज भी अगर आप अपनी पार्लियामेंट का, अपनी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इमेजिन करो तो आप पॉलिटी में यही पढ़ते हो। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर या पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिस ही यही है ना। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हो सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? क्योंकि आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है, अभी भी आपका प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी के पार्ट होते हैं, इसीलिए दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा। तो उसी समय, उस समय भी अगर आप इमेजिन करो तो ये है आपका लेजिस्लेटिव बॉडी और ये है आपका एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नर जनरल, उसका काउंसिल। तो पूरे लेजिस्लेटिव बॉडी में लाइक नॉट ऑल लेजिस्लेटर्स आर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बट ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर लेजिस्लेटिव मेंबर्स इन दिस सिस्टम, जो कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगर आप देखें तो एकदम रूडिमेंटरी सार यहीं से निकलता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में हमें जो बस याद रखने की जरूरत है या हमें बस नोटिस करने की जरूरत है कि पहली बार ये सिस्टम आया जहां पे ये सेपरेशन की बात की गई कि अलग से हम स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव मेंबर्स, पहले गवर्नर जनरल उसका काउंसिल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काम करता था, अब कुछ ऐसे लोगों को ऐड कर दिया गया जो स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहां पर इतना अगर आपने याद रख लिया तो उन स्पेसिफिक मेंबर्स में थोड़ा लोकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपका मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, आगरा से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट। पर मेन चीज जो है जिसके लिए हम लोग 1853 को ज्यादा क्रेडिट देते हैं, एक ये मेजर चीज, और दूसरी मेजर चीज जो आपका कंपेटिटिव एग्जाम था ब्यूरोक्रेसी के लिए। इससे पहले क्या होता था, ब्यूरोक्रेसी हम बोलते हैं ना, पेट्रोनेज ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पेट्रोनेज ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ये है कि जो भी इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स होते थे या जो ऑफिसर जो सिलेक्ट होते थे वो कौन होते थे? वो कंपनी के लिए काम करने वाले छोटे मोटे सर्वेयर्स होते थे, या वो कंपनी के लिए काम करने वाले टेक्नीशियंस, कोई भी, जैसे अब कोई सर्वे करने के लिए आया, कंपनी का कोई छोटा मोटा ऑफिशियल हुआ, स्क्राइब हुआ, उन्हीं सबको उठा मिलाकर कंपनी की सर्विस में रखा जाता था शुरुआत में, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग कंपनी थी। तो पेट्रोनेज का सिस्टम ही यही होता है कि कंपनी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं लोगों को बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक इज द राइट फिट, बेस्ड ऑन हु दे आइडेंटिफाई एज द मोस्ट qualified person for the job. So here the main operative word is they identify. इसका मतलब पेट्रोनेज सिस्टम में कोई चूज करता है, पर वो सिस्टम उतना ज्यादा मेरिटोक्रेटिक का मतलब है कि वो आपके स्किल्स पे उतना ज्यादा बेस्ड नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चूज कर रहा है तो बहुत सारी चीजों पे चूज करेगा, फेवरेटिज्म कर सकते हैं, भाई भतीजावाद कर सकते हैं, लेकिन अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नींव रख दी गई है क्योंकि आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है थ्रू मकौले कमेटी। तो यहां तक अब हमने देखा कि चार्टर एक्ट आपका 1853 तक कंटिन्यू कर, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी ने कमिटमेंट नहीं दिया कि वो 20 साल के बाद रिन्यू करेगा कि नहीं। यहां पे पहले ही आपका स्टेज सेट हो रहा था कि अब ब्रिटिश क्राउन, आपने शुरुआत से लेके अभी तक देखा हो कि ब्रिटिश क्राउन ज्यादा से ज्यादा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अपने हाथ में रख रहा है। अब उसी दौरान एक और बहुत बड़ी घटना हुई 1857 में, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं ब्रिटिशर्स, हम कहते हैं द ग्रेट रिवोल्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन उस घटना ने इनकी आंखें खोल दी, क्योंकि इन्होंने देखा कि देखो, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन जिस तरीके से चल रहा था, हम लोग परसीव ही नहीं कर पाए कि इंडिया में इस लेवल का डिससैटिस्फैक्शन ब्रू हो रहा है, इंडिया में इस लेवल, मतलब इस लेवल की म्यूटिनी, उनके हिसाब से म्यूटिनी, लेकिन हमारे लिए तो ये जेन्युइन एस्पिरेशंस थे हमारे डिमांड्स की। तो उन्होंने सोचा कि अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना है, कि इंडिया उनके लिए, उनका कहते हैं ना क्राउन जूल ऑफ द ब्रिटिश, मतलब इट वाज द जूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इंडिया उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी बन चुकी थी, खासकर आफ्टर लूजिंग अमेरिका ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि आपका 1781 में जब नोशनली और कंप्लीटली फ्री हुआ अमेरिका ब्रिटिश कंट्रोल से। तो
इंडिया के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करके रखना उनके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन ये करने के लिए उनको अपने तरीके और देखने का नजरिया बदलना पड़ा। तो सबसे मेजर चेंज तो आप लोग को पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहते हैं उसको, क्राउन सॉवरेनिटी। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया। अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंदर, इसका मतलब इंडिया की एम्प्रेस वर्चुअली बन गई आपकी क्वीन विक्टोरिया। तो अब इसकी वजह से जो मेजर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में अगर हम बोले तो मेजर चेंज के मामले में यही हुआ कि जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको हटाकर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसको सपोर्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और इसको सपोर्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल था। ये मेजर बदलाव है, लेकिन था तो अभी तक। अब वो डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब हो गया वाइसरॉय। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहां से आप समझ सकते हैं कि गवर्नर जैसे इसीलिए मतलब पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय हुए। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी, दीज वर द मेजर चेंजेस, ठीक है। हम लोग ये बोलेंगे कि यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 से फिर इनको ये सारी छोटे मोटे चेंजेस लाने पड़े। जो मेजर चेंजेस लाने पड़े ये कि जो अभी तक आपने देखा कि 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन हो गया था, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, कि सिर्फ बंगाल का काउंसिल ही पूरी इंडिया के लिए एक्ट बना रहा है, पूरी ब्रिटिश इंडिया के लिए, ये चेंज हुआ 1861 में। वापस से डिसेंट्रलाइजेशन या आपका लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन आया, ठीक है। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी में लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हुआ, तो उसके लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन के बाद वहां के गवर्नर्स के साथ एक एक काउंसिल बनाई गई नई। साथ में जो मेजर चीज है वो है लॉर्ड कैनिंग ने जो पोर्टफोलियो सिस्टम, एक पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब ये, जैसे आज भी आप देखते हैं कि हमारे कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज यानी उनका काम डिवाइडेड होता है। तो ये सिस्टम सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग में, क्योंकि अभी तक तो जो काम था पूरा का पूरा काउंसिल मिलके कर रहा है, अब उसी के अंदर जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट या पोजीशंस का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, उनका पोर्टफोलियो डिफाइन कर दिया गया। तो यहां से आपके कहते हैं कैबिनेट सिस्टम। अभी भी आप देखो तो कैबिनेट का मतलब ये है ना कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो डिफाइंड होता है और वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं एग्जीक्यूटिव में। तो कैबिनेट सिस्टम की नींव रखी गई, कैबिनेट स्टाइल डिपार्टमेंट्स की नींव रखी गई अंडर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब यहां पर बस एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि लेजिस्लेचर्स में तो हम लोग ने देखा कि लेजिस्लेटिव पावर थोड़ा डिवॉल्व किया गया प्रोविंसेस को, साथ में प्रोविजन फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब है कि जो वाइसरॉय के काउंसिल में अपॉइंट कर रहा है, आपका अपॉइंट हो रहा है, उसके अलावा अलग अलग प्रोविंसेस से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अलग अलग प्रोविंसेस से भी इलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके अंदर इंक्लूडिंग इंडियंस, तो इससे भले ही ये इलेक्टेड नहीं है, अभी इनको कोई पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन पहली बार अब कहते हैं कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का बढ़ रहा है। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने रियलाइज किया कि अगर उनके पास कुछ ऐसी क्लासेस भी होती इंडियंस की जो उनको पहले बता सकती कि देखो ये समस्याएं हो रही हैं लोगों को और इसकी वजह से गुस्सा भड़केगा, तो वो लोग अपने एक्ट्स, अपनी पॉलिसीज को
रिफ्रेम कर पाते या कुछ कर पाते उस गुस्से का। लेकिन अब उनको लगा कि अगर इस देश में राज करना है, इस देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो हमें कुछ इंडियंस को अपने साइड लेना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये पॉसिबिलिटी ओपन रखी कि अब इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर के थ्रू आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें आ सके। अब यहीं पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट आप देखोगे कि 1861 में सिलसिला शुरू हुआ, फिर 1885 तक जाके आपका नेशनल मूवमेंट काफी आगे बढ़ गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हो गई 1885 में, तब ब्रिटिशर्स को उनके डिमांड्स कुछ सीरियसली लेना, जैसे कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, वेयर यू गिव देम सम इंसेंटिव्स एंड इफ दे ask for more or if they revolt too much then you silence them with repressive measures। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, ये ब्रिटिशर्स का हमेशा कांस्टेंट रहा है इंडियंस को लेके। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई और वो बहुत सारे पैन इंडियन डिमांड्स कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी उनको एक तरीके से दिखाने के लिए कि हाँ हम बहुत बेनिवलेंट हैं, हम बहुत नेक दिल हैं, हम आपके भले के लिए यहाँ पे रह रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट में पहली बार इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने इलेक्शन का जिक्र किया, क्योंकि पहली बार उन्होंने जिक्र किया कि नॉमिनेशन आपका जो प्रोविंशियल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, जो हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स की बात की, वहां पे नॉमिनेशन, वहां के लोकल यूनिवर्सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज और आपके लोकल बॉडीज ही इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब नॉमिनेट कर रहे हैं इंडियंस को। नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है हो रहा है और वो ऑलमोस्ट बाइंडिंग है। तो ये हुआ इनडायरेक्ट आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत। यहां से हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन वर्ड कहीं मेंशन नहीं किया गया, कहीं पर भी ब्रिटिशर्स ने कमिट नहीं किया कि वो इलेक्शंस को मतलब ये वर्ड डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया। पर दोनों जगह हमने देखा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इन स्पेशली इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स और काउंसिल एक्सपेंशन में जो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस में उनकी संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, पर यही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, ये हमें इस स्टेज पे ये याद रखना पड़ेगा कि उनकी पावर्स बहुत लिमिटेड है। वो मतलब कुछ भी, उनके पास कोई वोटिंग पावर्स नहीं है कुछ ऐसे, और खासकर इकोनॉमिक प्रोविजंस है, बजट पे तो बिल्कुल नहीं, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, वो बस नॉर्मल लेजिस्लेशंस पे कुछ डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भले ही वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे इंडियंस के हाथ में वो ज्यादा कंट्रोल देना नहीं चाहते, जितना जरूरत है उससे ज्यादा कंट्रोल बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि ये हुआ कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। अब हमने देखा कि नेशनल मूवमेंट 1885 में अगर आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब हम लोग मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म में जब बढ़ते हैं, स्वदेशी मूवमेंट जब छिड़ता है बंगाल में आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद से ब्रिटिशर्स को अब नेशनलिज्म का खतरा लगने लगा। कर्जन के टाइम से ही ब्रिटिशर्स इंडिया के नेशनल मूवमेंट की ना पॉपुलैरिटी को तोड़ना चाहते थे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल उसका एक तरीका था, और यहीं पे ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एकदम अब आपको विजिबली दिखने लगती है। तो यहाँ पे हम आपका पहली बार देखते हैं कि ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसमें सबसे पहले इसका जो मेन दाव ही होता है वो होता है कम्युनलिज्म। क्योंकि इसमें पहली बार आप देखते हो कि इंडियन एग्जीक्यूटिव्स वर अलाउड इन द इंडियंस वर अलाउड टू बी इलेक्टेड इन द और चोजन फॉर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय। और यहाँ पे एसपी सिन्हा लॉ मेंबर की तरह बनते पहले इंडियन टू बी रिप्रेजेंटेड इन द वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ये लेजिस्लेटिव, अभी हमने जो बात की पार्लियामेंट में, उनके लेजिस्लेटिव मेंबर्स की तरह हो सकते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव में, यानी जो आपका उधर नीश कैबिनेट है, उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलता है इससे। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन शब्द पहली बार यूज होता है, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन का
जिक्र यहाँ से शुरू हो जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शंस होने का, क्योंकि अब क्या है कि उससे पहले नॉमिनेशन में क्या है कि आपकी एक बॉडी है, यूनिवर्सिटी की बॉडी है, वो उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसे इनडायरेक्ट होते हैं, वैसे नॉमिनेशन भी बहुत इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में कि अगर आपका कोई भी एक ग्रुप है, अगर वो वोट करके इलेक्ट कर पा रहा है तो वो हुआ डायरेक्ट इलेक्शन। अब इस स्टेज पे जो सबसे हम लोग ने क्यों बोला है कि ये सारे इसके प्रोविजंस हैं, पर मेन प्रोविजन है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सेपरेट इलेक्टोरेट स्पेसिफिकली फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि इसी टाइम पे आपके मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है अराउंड 1906, और उसका जो तभी से, जब से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ है तभी से बेसिकली वो ब्रिटिश अटेम्प्ट्स के थ्रू ही हुआ है। आपके लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय के सपोर्ट से ही हुआ है, और तभी से उन्होंने एक तरीके से उनको प्रॉमिस कर दिया था एज एन इंसेंटिव कि मुस्लिम्स को वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये है कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से एक मेंबर इलेक्ट होना है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, और जो कैंडिडेट होगा वो भी मुस्लिम होगा। तो इसका मतलब मुस्लिम लोग मिलके सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे। वरना अगर हम देखें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैसे डिफरेंट होता है कि भले ही आपका कैंडिडेट जो इलेक्ट होना होगा वो मुस्लिम होगा, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है, लेकिन वोट वो पूरा इलेक्टोरेट करेगा। जो वोटर्स हैं वो किसी और धर्म के भी हो सकते हैं और मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम वोटर मिलकर ही मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा एक्सट्रीम होता है। ये कम्युनलिज्म को भड़काने के लिए एक बहुत बड़े टूल की तरह यूज किया ब्रिटिशर्स ने, और पहले ये मुस्लिम से शुरू हुआ था। अभी 1919 एक्ट पे अब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि फिर हालात और बदले। अब क्या है कि इंडिया में महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी है। आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप देख रहे हैं कि इंडिया में डिससैटिस्फैक्शन बहुत परवान चढ़ चुका है। ठीक है, आपने और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उनको इंडियंस का सपोर्ट भी चाहिए। पहले उनको महात्मा गांधी का सपोर्ट मिल भी रहा था, लेकिन यहाँ पे अब नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा। आप देख रहे हैं कि एक पॉपुलर स्ट्रैंड इमर्ज हो रहा है नेशनल मूवमेंट में। तो अब जो आपके खासकर हम लोग कहते हैं कि मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो आपके मॉन्टेग्यू बहुत लिबरल उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। तो उन्होंने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिशर्स का जो इंडिया में मोटिव है वो यही है कि धीरे धीरे उनको सेल्फ गवर्नमेंट के करीब ले जाएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 जो बाद में आएगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बारीक क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे हुए PYQs में। चाहे हम लोग बात करें 2022 की, चाहे हम बात करें 2021 की, आप हर साल इससे मतलब इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के आपको एक ना एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इयर्स दिख ही जाता है एज रिसेंटली एज 2024। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सार ही यही था कि इंडियंस को अपीस करने के लिए लाया गया था, और यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। तो देखो, अगर हमें बात करना पड़े, कुछ बड़े बड़े शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम सेंटर के लेवल पे बात करें लेजिस्लेचर्स में, तो बाइकैमरलिज्म मतलब हैविंग टू हाउसेस। बाई का मतलब भी टू होता है। तो जैसे अभी हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों है, उससे पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक डिफाइंड बॉडी थी। अब यहाँ पे एक अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट आ जाता है सेंटर में। सेंटर, प्रोविंस और सेंटर अलग है, तो सेंटर में बाइकैमरलिज्म आ जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो और पर अभी हम लोगों का जो फ्रैंचाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जो फ्रैंचाइज है, वोट करने की पावर है, वो बहुत लिमिटेड है। बस 3% लोगों को है बेस्ड ऑन टैक्स एंड प्रॉपर्टी। प्रोविंसेस में हम बोलेंगे डायआर्की का अब यहां पे क्या मतलब है? तो अब देखो, ये जो
बात है, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अब पावर को ऐसे डिवाइड किया कि कुछ पावर रहे इन द हैंड्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स या जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और कुछ पावर रहे आपके प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव जो कि गवर्नर लीड कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ पावर ये दिखाने के लिए कि कुछ पावर अब वो प्रोविंसेस के हाथ में डेलीगेट कर रहा है, उन्होंने दो लिस्ट बनाई। रिजर्व्ड लिस्ट रहेगी गवर्नर के हाथ में, और आपकी जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की लिस्ट है वो जाएगी आपके, उस पे डिसीजन ले सकते हैं प्रोविंसेस या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो आपने देखा होगा कि अब ये 2022 में जब ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे लोग काफी मतलब उनको काफी मुश्किल क्वेश्चन माना गया था ये, क्योंकि किसी को याद नहीं होता सब, इसी वजह से लोग इस टॉपिक को इतना मिसट्रीट करते हैं। दे ट्राई टू रिमेंबर ऑल द प्रोविजंस, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आप यहाँ पे लॉजिकली देखो कि अगर आप देखो पुलिस, लैंड, रिवेन्यू, फाइनेंस, ये सारी पावर्स ऐसी है दैट द ब्रिटिशर्स विल नेवर ट्रांसफर टू Indian representatives because they want complete monopoly over these, and that is why of course these will be in the reserved subjects. आप कभी नहीं देखोगे कि लैंड रेवेन्यू आपकी ट्रांसफर्ड लिस्ट में होगा। ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या है, लाइबिलिटी वाली चीजें, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, इससे ब्रिटिशर्स को कोई फायदा नहीं है, उनकी पावर यहाँ पे नहीं, उनकी पावर उनके फाइनेंसेस और उनके पुलिसिंग पावर में है। तो अब अगर आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर दो तीन चीजें और, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, तो जो हमें देखना है कि ये जो सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले इंडिया के रेवेन्यू से जाता था, बाद में ब्रिटेन शिफ्ट कर दिया गया इसी एक्ट से, और आपके लीग कमीशन के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात यहां से हुई, ठीक है। लेकिन पहले आप जब ये सारे प्रोविजंस पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद इन माइनर प्रोविजंस पे आना है, और खासकर ये भी बात करनी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन है ये एक्सटेंड करके ला दिया गया सिक्स, एंग्लो इंडियंस एंड विमेन्स के लिए भी। तो आप देख रहे हैं जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ये इस तरीके से और ज्यादा आगे बढ़ती ही जा रही है, और 1935 तक आते आते तो हालात बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। ये जो आपका एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी के अंदर ये जिक्र कर दिया गया था कि 10 साल के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को एक बार रीइवैल्यूएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि इंडियंस किस हद तक तैयार हैं सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, क्या होना चाहिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा। अब इसी चीज के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, पर कोई इंडियन मेंबर उसमें था नहीं, तो इसी वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ साइमन कमीशन के खिलाफ इस बेसिस पे, और वो हुआ था इसके प्रोविजन इस बेसिस पे। तो अब उसके बाद जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट टेबल हुई या प्रेजेंट हुई, उसके बाद आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी, क्योंकि तब तक नेशनल मूवमेंट काफ़ी आगे निकल चुका था। इतने सालों से जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इंडिया के गवर्नमेंट पर जो चर्चा हुई और नेशनल मूवमेंट इतना आगे निकल चुका था, उसको देखते हुए ब्रिटिशर्स को कुछ सब्सटैंशियल करना ज़रूरी था, नहीं तो इंडिया पे उनको दिख रहा था कि इंडिया पे जो कंट्रोल है ब्रिटिशर्स का वो धीरे धीरे लूजन हो रहा है, खासकर गांधी एंड मास नेशनलिज्म के बाद, क्योंकि आपने सिविल डिसोबीडियंस हर सब्सिक्वेंट मूवमेंट में लोगों का मास पार्टिसिपेशन बढ़ ही रहा था। द पीक ऑफ इट रीसेंट बिफोर दिस एक्ट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाने पड़े ब्रिटिशर्स को। तो इस केस में इसीलिए गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट में आप बड़े ध्यान से समझो, डायआर्की जो प्रोविंसेस पे थी वो अबॉलिश कर दी गई, ठीक है। प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो अभी भी जैसे हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है यानी प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस either of the assembly or of the parliament. They are answerable to the
पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो आपकी पूरी काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो उस समय मतलब प्योरली रिस्पॉन्सिबल तो हम लोग आज जितना तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ कि ये माना गया कि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो अपने बजट के लिए वोट कर सकती है, जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे दे विल बी आंसरेबल टू द प्रोविंशियल बॉडीज, यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है प्रोविंसेस का विल बी आंसरेबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। इसीलिए ये सबसे सब्सटैंटिव प्रोविजंस थे अभी तक के। फ्रैंचाइज भी सबसे ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया कंपेयर टू बिफोर, लेकिन प्रोविंसेस में भी आर्टिकल 93 के तहत ये डाल दिया गया कि गवर्नर कुछ एक्सट्रीम प्रोविजंस में the governor can intervene in the interest of peace, stability and all these basic like very vague considerations, and the government can take over the administration of the province in case of an extreme emergency or in case of any unforeseen event. So that became the ground for Article 356 in your constitution today, जो प्रेसिडेंट्स रूल वाला प्रोविजन है, जहां पे आपके स्टेट के पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट से कंट्रोल सेंटर के हाथ में लिया जा सकता है। वो उसका जो प्रोविजन के रूट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ रहे हैं। और सिमिलरली अब सेंटर पे जो आपको समझना है वो आपको बहुत केयरफुली समझना है ये कि सेंटर पे दूसरी चीज, हाँ जैसे ये जो बाय कैमरलिज्म था जो सेंटर से लेके अब प्रोविंसेस में भी ये बेसिकली प्रोविंसेस पे भी अप्लाई कर दिया गया। पर सेंटर की अगर हम बात करें तो एक था इस एक्ट का प्रोविजन ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि एक तरीके से एक फेडरेशन बनाना चाहता था कि ब्रिटिश इंडिया के उस समय दो पार्ट थे। एक था जो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में जो टेरिटरीज है जैसे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट पार्ट नहीं थे, पैरामाउंटसी के अंडर ब्रिटिश सरकार के अंदर थे, ठीक है। तो उन्होंने पहला जो ऑल इंडिया फेडरेशन का प्लान था वो ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट का अलायंस होना था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है कभी क्वेश्चन में ये कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट रेडी टू पार्ट विद देयर सॉवरेनिटी एंड देयर प्रिविलेजेस। तो इसी के अंदर ये सारे जो जिक्र आप सुनते हो ना कि हमारा ये जो डायरकी की बात जो प्रोविंसेस से हटा दी गई, लेकिन अब इसी तरीके से सब्जेक्ट्स बांट दिए गए आपके, बेसिकली आपकी फेडरल लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच का जो डिवीजन है वो इसके अंदर होना था, लेकिन कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया क्योंकि उस तरीके से अग्रीमेंट या रैटिफिकेशन ही नहीं हुआ प्रिंसली स्टेट्स का। और फ्रैंचाइज ऑलमोस्ट 10 to 14% ऑफ द पॉपुलेशन में एक्सटेंड कर दिया गया। जो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए, फेडरल कोर्ट जैसे हमने बात की थी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक और चीज बस है कि जो प्रोविंशियली जो इसका जो फेडरेशन वाला पार्ट है वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वाला पार्ट है इस एक्ट का वो इंप्लीमेंट हुआ। जो 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस है वो इसी के तहत, इन्हीं प्रोविजंस के तहत लड़े गए, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन वाला पार्ट कुड नेवर कम इनटू द पिक्चर। तो इस तरीके से देखो ये पूरा ये जो डॉक्यूमेंट अभी आपको आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, जब आप इसको स्टडी करते हो, बी वेरी माइंडफुल ऑफ वन थिंग। इन सभी क्वेश्चंस में हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया है कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिव, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिव समझ गए तो आपका मोस्ट ऑफ द मतलब आपकी मोस्ट ऑफ योर द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ योर्स इज सॉल्व्ड, ओके। क्योंकि आपको फिर आर्टिफिशियली मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि द मेन basically the main provision of the 1919 Act of the Government of India Act 1919 majorly sought to do what? It sought to divide the power between the executive and the legislative arm of the state. It sought to create strict separation of powers between ये, उसकी wording भी बहुत conceptual होती है। तो अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप जो मेजर जो आपके
रीच में जो क्वेश्चंस है उनको आंसर नहीं कर पाओगे। और कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं याद, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए जब हम पढ़ते भी हैं तो हम लोग इसको इन सारे इंटरलिंकेजेस को साथ में मिलकर स्टडी करते हैं कि अगर आपका इकोनॉमिक मोटिव बदल रहा है, बेसिकली कॉलोनियलिज्म में जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक मोटिव बदला, उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पॉलिसी में चेंज आया, उसी से आपकी सोशल रिफॉर्म या सोसाइटी सोशल पॉलिसी में भी चेंज आएगा, और उसी से आपके कल्चरल यानी कि ब्रिटिश की आइडियोलॉजी, एजुकेशन, ओरिएंटलिज्म या ओरिएंटलिज्म से लिबरलिज्म का शिफ्ट, ये सब आप अगर आराम से इन सबको समझो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वैसे ही अगर आप कॉन्टेक्स्ट और मोटिव समझो तो आपको दिशा समझ में आती है इस एक्ट की। ऑफ कोर्स अगर ऐसा है तो गवर्नर जनरल की पावर ज़्यादा बढ़ रही होगी, या अगर 1935 एक्ट के बारे में आपसे पूछे तो रेजिड्यूरी पावर्स रेस्टेड विद हुम इन 1935 एक्ट, यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इलेक्टेड लेजिस्लेचर के हाथ में तो ब्रिटिश डालेगा ही नहीं, ऑब्वियसली वो वाइसरॉय के हाथ में होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स इन सब एक्ट्स के तहत उनका मेन एम था कंट्रोल ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे एक्ट्स आपके कंसेप्चुअल नॉलेज से सबसे ज़्यादा सॉल्व होंगे। उसके बाद फिर आपको मेनली ये पढ़ना है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव टर्म्स में चेंजेस और कॉन्टिन्यूटीज क्या है, मतलब जो स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हुआ 1861 एक्ट में, अब 1892 में उसमें क्या डिफरेंस आया, 1909 में उसमें क्या डिफरेंस आया, 1990 और 1935 में फिर फाइनली क्या डिफरेंस आया। तो इससे आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाएगी जो आपके दोनों कॉलम्स में। फिर लास्ट में आपको इनके स्पेशल प्रोविजंस, जब आप ये चीज़ पे आप मल्टीपल रिविजन से जब आप श्योर हो जाओगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में रह जाएंगी, और फिर जब क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट देम। पर हाँ, और ये करने के बाद PYQ जरूर सॉल्व करके देखें, जिससे आपको समझ में आए कि आप अपना ज्ञान अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। आप मेक श्योर दैट यू फॉलो आवर चैनल। आप देखिए कि जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो सारे आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम में विल डेफिनेटली हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज बेसिकली हाउ वी प्रोसीड इन आवर, like for those who want to apply this to every other area of your preparation also, you can also check out our द्रोणाचार्य बैच, जहाँ पे हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को अपने मटेरियल के हिसाब बहुत वेल अरेंज तरीके से इन्हीं सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं विद एक्सटेंसिव PYQs इन बिटवीन। तो आशा करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाएंगे, आप फ्यूचर वीडियोस को भी इतने सीरियसली फॉलो करें। इस नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैव अ वेरी नाइस डे एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।